नमस्कार साथियों, इस वीडियो में नागरिक शास्त्र कक्षा 12 उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2019-20 में भी इससे एक आध क्वेश्चन पूछा भी गया था और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम छोटे से वीडियो में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 1965 में किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ? पहला ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन भारत चीन, तीसरा भारत श्रीलंका, चौथा पाकिस्तान नेपाल। तो 1965 का जो युद्ध हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। एक प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि 1962 का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो 1962 का युद्ध भारत और चीन के बीच में हुआ था। और 1971 में एक और युद्ध हुआ था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत पाकिस्तान। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो ताशकंद समझौता सबसे पहले ये समझ लें कि किनके किनके बीच में हुआ था। तो ये 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता, जो कि भारत के प्रधानमंत्री उस समय जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और पाकिस्तान के जनरल उस समय थे अयूब खान। तो उन दोनों के बीच में ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन है भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, तो इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच में। तो इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का उदय हुआ? तो आपको पता है 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, और 1966 में फिर ताशकंद समझौता हुआ ताशकंद में। फिर 1971 में एक भारत पाकिस्तान फिर से युद्ध हुआ, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि किस नए देश का उदय हुआ जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में होता। तो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा मालदीव। तो 1971 का युद्ध में जो नए देश का उदय हुआ था वो था बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। आप जानते होंगे कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के रूप में जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है, जिसको हम उस समय पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे, तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, ये दोनों पाकिस्तान हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान के बांग्लादेश और वर्तमान के पाकिस्तान के बीच में, जो कि पहले एक ही देश हुआ करते थे, इनके बीच में भाषा के आधार पर और प्रशासनिक आधार पर कुछ मतभेद हो गए थे। इसके चलते बहुत सारे शरणार्थी जो थे वो बांग्लादेश से भारत में शरण लेने चले आते थे, यानी कि वहाँ के बांग्लादेश में जो हिंदू लोग थे, हिंदू के साथ प्रताड़ना उत्पीड़न किया जाता था। तो इस कारण से उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाते हुए, उसमें हस्तक्षेप करते हुए और अपने एक मानवीयता को दिखाते हुए, एक नैतिकता को दिखाते हुए उसमें हस्तक्षेप किए, और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उसमें बांग्लादेश नाम का एक नए देश का उदय हुआ। और भारत और बांग्लादेश के बीच में इस समय के रिश्ते बहुत ही लाजवाब हैं। तो तीसरे का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, बांग्लादेश। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने का निम्न में से क्या कारण है? तो परमाणु नीति मतलब होता है कि हम अपने परमाणु अस्त्र या शस्त्र जो हैं उनका प्रयोग कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे। तो इसके बारे में इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की जो परमाणु नीति है उसको अपनाने का क्या उद्देश्य था। तो पहला, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना, दूसरा पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार, तीसरा शक्तिशाली राष्ट्र बनना, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। भारत की जो परमाणु नीति थी उसमें आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि मई 1974 में भारत ने सबसे पहला अपना परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया था, और वो उस समय एक परमाणु क्षमता का प्रयोग किया था एक बार। फिर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो उस समय फिर से उसमें बड़ा अच्छा कदम उठाते हुए 4 बार और उसमें 4-5 बार प्रयोग किया गया, यानी कि 5-6 बार जो है परमाणु प्रदर्शन भारत ने किया, लेकिन वो किसी के ऊपर नहीं किया, वो खाली एक प्रयोग के रूप में किया था। और भारत का परमाणु जो नीति है उसका मतलब सिर्फ ये है कि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना। मतलब कि जब भारत में 1962 का युद्ध हुआ, 65 का, 71 का युद्ध हुआ, तो उस समय स्थितियां अच्छी नहीं थी।
हम रूस के ऊपर भी निर्भर थे, अमेरिका के ऊपर निर्भर थे। तो ऐसी स्थितियां ना बने कि हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहें। तो इसलिए एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के लिए परमाणु क्षेत्र में भारत की परमाणु नीति यही रही है कि हम किसी के ऊपर निर्भर ना हों, ताकि अगर, क्योंकि हमारे पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में चीन है, वो कब हमारे ऊपर आक्रमण कर दें, जैसे इस समय स्थितियां गंभीर बनी भी हुई हैं लद्दाख वाले क्षेत्र में और सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में स्थितियां गंभीर बनी रहती हैं। तो एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए परमाणु नीति संबंधित क्षेत्र में, तो इसलिए इसमें ऑप्शन ए तो सही है कि परमाणु नीति में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इसलिए उसने 1974 में परमाणु प्रयोग किया, 1998 में किया, और जो 1968 में परमाणु अप्रसार संधि हुई थी उसमें भारत ने हस्ताक्षर भी नहीं किया था। दूसरा ऑप्शन है पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, चीन भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है। तो वो हमारे ऊपर कहीं आक्रमण न कर दें, इसके लिए हम परमाणु हथियार अपना बनाए। परमाणु नीति हमारा यही रहा है कि हम पड़ोसी देशों से मतलब अपने आप को सुरक्षा कर पाएँ, वो हमारे ऊपर कहीं आक्रमण न कर दें। तो तीसरा ऑप्शन है शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। तो ये भी बात सही है कि जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने पड़ोसी देशों के समकक्ष रहेंगे, तो एक शक्तिशाली राष्ट्र बनना स्वाभाविक बात है। तो इसमें ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पंडित नेहरू द्वारा अपनाई गई विदेश नीति का एक तत्व है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, और 1947 के बाद से वो प्रधानमंत्री ही थे। लेकिन जब आम चुनाव 1951-52 में हुआ तो भी उनको प्रधानमंत्री के रूप में उनका चयन किया गया, उनका चुनाव किया गया। तो पंडित नेहरू का जो विदेश नीति था उसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या तत्व था। तो पहला है गुटनिरपेक्षता। तो आप जानते हैं कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था 1945 के बाद से ही, जिसमें सोवियत गुट और अमेरिका के गुट के बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी चल रही थी, शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तो भारत उस समय को ये निर्णय किया कि हम ना अमेरिका के गुट में जाएंगे, ना सोवियत रूस के गुट में जाएंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, यानी कि किसी भी गुट से निरपेक्ष रहेंगे। और ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला था 1961 के बाद से, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन, वो बहुत ही प्रासंगिक उस समय था और आज भी उसकी प्रासंगिकता बहुत ही ज़्यादा है। तो उनकी, पंडित नेहरू की विदेश नीति का जो पहला तत्व था वो गुटनिरपेक्षता, ये ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। तो ये भी बात सही है। गुटनिरपेक्षता का मतलब ही यही था कि हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे। तीसरा था पंचशील। पंचशील आप जानते हैं कि 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय जो चीन के प्रीमियर थे चाउ एन लाई, उनके बीच में 1954 में एक पंचशील समझौता हुआ था जिसमें 5 सिद्धांत दिए गए थे, उसको पंचशील के नाम से जानते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है कि पंडित नेहरू की विदेश नीति का एक तत्व पंचशील सिद्धांत भी था। तो पांचवें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि गुटनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध, पंचशील, तीनों ऑप्शन सही हैं। छठे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाला तत्व है? यानी ऐसे कौन से तत्व हैं जो भारत की विदेश नीति यानी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करते हैं? तो एक संवैधानिक आधार, ये भी सही है। दूसरा है भौगोलिक तत्व, और तीसरा है राष्ट्रीय हित। तो किसी भी देश का जो विदेश नीति होता है, चाहे अमेरिका का विदेश नीति ले लें या पाकिस्तान की विदेश नीति ले लें, तो उसका तो मेन हित जो होता है वो राष्ट्रीय हित ही होता है। तो भारत का भी जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसका राष्ट्रीय हित एक तत्व है। भौगोलिक तत्व भी एक निर्धारक तत्व होता है, क्योंकि पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन, और इधर बांग्लादेश से शरणार्थी, म्यांमार से शरणार्थी, श्रीलंका से थोड़ा बहुत जो पाक जल डमरू मध्य है वहाँ पर विवाद। तो इन सब को देखते हुए भौगोलिक तत्व के हिसाब से भी वो एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है भारत की विदेश नीति के लिए। और संवैधानिक आधार तो है ही, यानी कि छठे का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। सातवां क्वेश्चन है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो चीन ने, ऑप्शन नंबर ए है 1962, बी 1965, सी 1971, डी 1974। तो चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1962, ऑप्शन नंबर ए। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, 1971 में भी पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें पे। कोलंबो प्रस्ताव का प्रावधान क्या था? तो कोलंबो आपको पता होना चाहिए, कोलंबो जो है वो श्रीलंका की राजधानी है, कोलंबो। अब कोलंबो प्रस्ताव जो था, यानी कि कोलंबो प्रपोजल, उसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो ऑप्शन नंबर ए,
युद्ध विराम का समय भारत चीन विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिए उचित है। नंबर बी, चीन द्वारा पश्चिमी क्षेत्रों में अपनी सैनिक चौकियां 20 किलोमीटर पीछे हटाना। नंबर सी, भारत द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति को कायम रखना। और डी, उपर्युक्त सभी। तो ये चारों ऑप्शन सही है, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, मैक-मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो पहला ऑप्शन 1914, दूसरा 1915, तीसरा 1920, चौथा 1935। तो मैक-मोहन रेखा आपको पता होना चाहिए किन दो देशों के बीच में है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में या बहुविकल्पीय प्रश्न में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच में पड़ता है। तो मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में पड़ता है। जो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है भारत का, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा पूरी बनी हुई है चीन के साथ, उस पूरे को मैक-मोहन रेखा बोलते हैं। उस समय ब्रिटिश शासन थी 1914 में। तो मैक-मोहन और जो चीन के वहाँ के शासनाध्यक्ष थे उनके बीच में एक समझौता हुआ, या कहें कि एक बातचीत इस बात पे हुई कि हमारा रेखा क्या होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश या कहें कि भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा क्या होगी। तो वो निर्धारण 1914 में किया गया था, लेकिन चीन इस बात को नहीं मानता है, और इस बात को नहीं मानने के कारण वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा चीन का है, ऐसा चीन दावा करता है। लेकिन भारत का सीधा सीधा क्लेम है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कि मैक-मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो 1914 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 10वें क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किसने पंचशील के सिद्धांतों का निर्धारण किया? तो ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो इसमें समझ लेते हैं पहले, सरदार पटेल जो थे ये भारत के पहले गृह मंत्री थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी जाती है। तो पंचशील का सिद्धांत जो था वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चीन के प्रीमियर चाउ एन लाई के बीच में 1954 में समझौता हुआ था। मतलब एक सिद्धांत दिया गया था, पंचशील सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंडित नेहरू सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए और इस चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन और जो पिछले वीडियो हैं उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।